Hello students, welcome back to the CSAT and once again myself Aviral Tiwari going to discuss about the important topics related to your RBI grade B मेंस एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम एक सीरीज लेकर आएंगे, एक सीक्वेंस लेकर आएंगे जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा जो भी आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए आरबीआई ग्रेड बी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसी सीरीज में आवर नेक्स्ट क्लास इज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ जून 2024 रिलीज्ड बाय द आरबीआई दिस ईयर। ओके, सो ये रिपोर्ट क्या होती है, कौन निकालता है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसमें, हमें क्या क्या चीजें जाननी है, क्या ट्रेंड एनालिसिस है और उन्होंने क्या क्या चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, हमें वो सब जानना होगा बहुत बेसिक तरीके से। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये 150-200 पन्ने की रिपोर्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू रीड ऑल थिंग्स, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज करके हम अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी कि किस इंपॉर्टेंट डाटा को हम कहां पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास और उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगेगी। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा और प्लीज रिव्यू जरूर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए आगे बढ़े। So before starting, we should know what actual is financial stability report. What is financial stability report? तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपकी एक बाई एनुअल रिपोर्ट है। दैट मींस कि आपकी ये ईयर में 2 बार निकाली जाती है। ईयरली 2 टाइम्स इसको रिलीज किया जाता है। ईयरली इसको 2 टाइम्स रिलीज किया जाता है। जनरली आपका जुलाई और दिसंबर के महीने में, इस साल भी ये जुलाई के महीने में जारी की गई थी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जो एफएसडीसी काउंसिल है आपकी आरबीआई के अंडर में ही आपका ये इसको रिलीज करती है। बेसिकली एफएसडीसी की एक सब कमेटी होती है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज कर रही होती है। यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली है, इस एफएसडीसी काउंसिल में, सॉरी, तो इस एफएसडीसी काउंसिल में कौन कौन मेंबर होता है? तो बेसिकली आरबीआई गवर्नर इसका चेयरमैन होते हैं और जो बाकी अदर रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं लाइक सेबी, आईआरडीएआई, इस तरह की जो बॉडीज होती है, जो रेगुलेटर बॉडीज होती हैं, उनके चेयरमैन भी इसमें मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो इसमें मैंने बताया ये ईयरली 2 टाइम्स होती है, यानी कि एक बाई एनुअल रिपोर्ट है। उसके अलावा एफएसडीसी इसको रिलीज करता है, आरबीआई के थ्रू ये रिलीज की जाती है। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बेसिकली हम जानते क्या है? तो बेसिकली ये रिपोर्ट आपको बताती है हाउ द फाइनेंशियल सिस्टम इज वर्किंग एंड बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशंस। लाइक डिफरेंट टाइम पे अलग अलग तरह की इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग तरीके के आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं। उनके बिहाफ पर हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, तो वो सारी चीजों को यहां पर दे रहा होता है। तो इस रिपोर्ट से वी हैव टू फेच सम इंपॉर्टेंट डेटा, whatever the data we are fetching, वो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, अपने आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए, क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि आप एक डेटा के थ्रू अपने आप की चीजों को समझा सको। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेइंग दैट ग्लोबल डेप्ट इज राइजिंग, सो यू कैन पुट द डेटा दैट द ग्लोबल डेप्ट हैज बीन राइजन टू द लेवल ऑफ 239.9% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, देन इट क्रिएट्स अ ऑथेंटिक थिंग, क्रेडिबिलिटी अमंग योर आंसर्स। तो आपके आंसर्स में क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए बेसिकली हम इन तरह की रिपोर्ट्स का यूज करते हैं। तो बेसिक चीजें हम यहां पर देख रहे होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली एक आपको मैं ओवरव्यू दे दूं, एक समरी दे दूं इस रिपोर्ट के बारे में, फिर आगे हम डिटेल में देखेंगे जो चीजें हम यहां पर समझ सकते हैं, जिन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं हम डिटेल में देखेंगे। एक उन्होंने सिंगल रिपोर्ट की पेज निकाली, उसके अलावा डिटेल्ड रिपोर्ट इन्होंने दी हुई है। ये बेसिकली एक 29th इशू था, 29th इशू था आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का। ठीक है, जो आपका अभी तक निकाला गया है। ओके, तो बेसिकली इसकी शुरुआत आपके 2010 में हुई थी, 2010 के बाद से इसकी शुरुआत हुई। ये आपका 29th इशू है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का निकाला जा रहा है। किसके थ्रू निकालते हैं? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू निकाला जाता है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट की जो हाइलाइट्स है वो मैं आपको पहले एक बार डिस्कस कर ले रहा हूं, उसके बाद डिटेल में इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो एक और चीज जान लीजिए, इस पूरी रिपोर्ट में टोटल आरबीआई ने 3 चैप्टर्स का फ्रेमिंग की है। इन 3 चैप्टर्स को हम 3 क्लासेस में, छोटी क्लासेस में लेंगे, ताकि आप पर बहुत ज्यादा बर्डन भी ना पड़े और आप छोटी क्लासेस में उनको अच्छे से समझ पाओ। तो आज की क्लास में जो हम चैप्टर लेने वाले हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे, दैट इज मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, जो आपका चैप्टर 1 है आपका आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैन वी शुड चेंज द पेन आई थिंक। ओके, तो देखिए, तो ग्लोबल इकोनॉमी इज फेसिंग हाइटेंड रिस्क। तो ये बता रहे हैं कि हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो, उसके जो रिस्क हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जिसके पीछे के रीजन क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, लगातार इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे हैं, ग्लोबल डेप्ट बढ़ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है? लगातार जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिस्क को फेस कर रही है। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा अभी रिसेंटली
इजराइल पैलेस्टाइन वॉर शुरू हुआ, उससे पहले आपका यूक्रेन रशिया वॉर चल ही रहा है। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि लगातार ग्लोबल टेंशंस बढ़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस लगातार बढ़ रही हैं, और हम सब जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमीज पे, ठीक है, अलग अलग लेवल पे, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी इंटरडिपेंडेंसी हर एक इकोनॉमी में है। तो वही ये रिपोर्ट भी कह रही है कि लगातार जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिस्क फेस कर रही है, जिसके कारण क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, पब्लिक डेब्ट जो बढ़ रहा है लगातार, उसके अलावा जो डिसइंफ्लेशन है उसकी जो प्रोसेस है वो स्लो है। हम सब देख रहे हैं कि आफ्टर कोविड-19 लगातार क्या हो रहा है कि हमारे जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो हायर स्केल पर थे, ऑल्दो वी आर कंट्रोलिंग इट नाउ वेरी गुड स्केल, बट स्टिल जो उनके आपके प्रोजेक्टेड टारगेट्स हैं उनसे कहीं दूर हैं, ठीक है। इंडिया में भी आपका 4% का टारगेट है, वी आर स्टिल एट 5.1%। तो इस तरीके से लगभग सभी कंट्रीज के जो आपके टारगेट्स हैं उन टारगेट से कहीं दूर है आपकी जो भी कंट्रीज है। तो जो डिसइंफ्लेशन का रेट है वो भी काफी स्लो है, जिसकी वजह से लगातार आपके प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। लेकिन यहां पर देखने वाली चीज क्या है, तो देखने वाली चीज ये कि भले ही इकोनॉमी पर रिस्क बढ़ रहे हो, बट जो स्टेबिलिटी है वो लगातार मेंटेन्ड है। इन्वेस्टर्स का जो आपका प्रॉमिस है, जो ट्रस्ट है वो लगातार मेंटेन्ड है, और एक रेजिलियंस उन्होंने क्या कर रखा है, एक रेजिलियंस क्रिएट कर रखा है, और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो स्टेबल है। दैट मींस ये बता रहे हैं कि रिस्क बढ़ रहा है बट स्टिल द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिमेन्स स्टेबल, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है, ये हम कह सकते हैं। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है मेजरली डिपेंडेंट है बैंकिंग सिस्टम पर। हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है तो बाय डिफॉल्ट आपको बैंकिंग सिस्टम को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसको स्टेबल करके रखना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी के बारे में ये स्टेटमेंट इस रिपोर्ट में भी अंदर कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी मेजरली आपकी क्या है, वो बैंकिंग डिपेंडेंट है। सो दैट्स व्हाई यू कैन से कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो आपका रोबस्ट है, रेजिलियंट है, और मैक्रो इकोनॉमी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ मिलकर चल रहा है। दैट मींस कि यहां पर मैक्रो इकोनॉमी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लगातार मेंटेन है, तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी वो भी बहुत अच्छे से डेवलप कर पा रही है। सबसे खास बात यहां पर यह है कि बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो लगातार इंप्रूव हो रही है, जो एनपीएस है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ऑल टाइम लो पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा जो राइट ऑफ लोन्स होते हैं तो वो भी डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट एक्सपेंशन लगातार हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम एक्सपैंड कर पा रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। ऑब्वियसली बात है जब हमारे यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम इंप्रूव होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगे, उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव होगी, तो ये सारी चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी होने वाली हैं। अच्छा, बैलेंस शीट इंप्रूव होने के पीछे अगर हम लॉजिक देखें, अगर हम कुछ डेटा को देखें तो ये डेटा बताते हैं कि जो सीएआर है उसका जो टीयर 1 कैपिटल है, जो सीएआर है उसका जो टीयर 1 कैपिटल है, और जो आपका जो सीएआर के अलावा जो टीयर 1 कैपिटल है वो भी बहुत अच्छे स्केल पर है। दैट मींस कि अगर हम सीएआर की बात करें तो 16.8% है, और टीयर 1 कैपिटल की बात करें तो 13.9% पर है, जो बहुत ही हायर स्केल पर है, ठीक है। नॉर्मली सीएआर को 9 से 12%, 9% के बीच में रखने की बात कही गई थी बेसल नॉर्म्स में, है ना, 9% के आसपास, और यहां पर हमारा कितना है 16.8% के आसपास है, तो एक हायर स्केल पे है, तो हम एक बेटर स्टेबिलिटी वहां पर एज्यूम कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारी बैंक्स के पास क्रेडिबल कैपिटल है कि अगर उनके कुछ लॉसेस होते भी हैं तो उनको बियर कर पाएंगे और वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है ये चीज। उसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारे ग्रॉस एनपीएस है, ठीक है, ग्रॉस एनपीएस ऑल टाइम लो पर पहुंच चुके हैं। तो अगर हम जीएनपीए की बात करें तो 2.8% है, जो हमारा जीएनपीए है, ग्रॉस एनपीए है, इट इज एट 2.8%। बट अगर हम नेट एनपीए की बात करें, तो नेट एनपीए हमारा कितना है, नेट एनपीए हमारा 0.6% है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपीए एंड एनएनपीए? सो व्हेनेवर जब हम ग्रॉस एनपीए से प्रोविजनिंग अमाउंट को लेस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो अमाउंट रिमेनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट एनपीए बोल रहे होते हैं। दैट मींस वी ऑल नो कि जब भी एनपीए की कंडीशन आती है, एनपीए डिक्लेयर होता है कोई चीज, तो उस एनपीए के लिए हर एक बैंक को एक फिक्स्ड परसेंटेज अमाउंट में प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। दैट मींस जो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स गेन किए हैं उसमें से वो फिक्स्ड परसेंटेज उनको पुल आउट करके अलग रखना पड़ता है कि इन केस अगर वो आपका जो एनपीए है वो एज अ लॉस डिक्लेयर होता है, राइट ऑफ किया जाता है, तो एटलीस्ट डिपॉजिटर्स को सेफ रखने के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए उस अमाउंट का यूज किया जा सके। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि ग्रॉस एनपीए हमारा 2.8% पे है, जो कि ऑल टाइम लो है, ऑलरेडी आपका ऑल टाइम लो है। उसके अलावा नेट एनपीए की बात करें तो ये भी आपका 0.6% पे है, जो दिखाता है कि वी आर एट वेरी बेटर कंडीशन, हम बहुत अच्छी कंडीशंस पे हैं और हम बहुत बेटर तरीके से इन चीजों को मेंटेन कर पाएंगे। उसके अलावा यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर हम यहां पर मैक्रो स्ट्रेस लेवल टेस्ट ले,
ठीक है, हाइपोथेटिकल टेस्ट लेंगे, मतलब ऐसी कोई कंडीशन आने वाली नहीं है इन नियर फ्यूचर, बट फिर भी टाइम टू टाइम टेस्टिंग होती रहती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, माइक्रो स्ट्रेस टेस्ट लिए गए तो जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उससे भी कहीं ऊपर हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है बैंकों को सस्टेन करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, जिसमें ये बता रहे हैं कि अगर बेसलाइन स्ट्रेस सिनेरियो होता है, मीडियम स्ट्रेस सिनेरियो होता है या सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो होता है, इन सभी के केस में आपका बेसलाइन के लिए 16.1% कैपिटल अवेलेबल है, आपका मीडियम के लिए 14.4% और सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो के लिए 13.0% का आपके पास कैपिटल अवेलेबल है। यहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि ये सिनेरियोज टोटली आपके हाइपोथेटिकल हैं, उसके अलावा कंजर्वेटिव असेसमेंट किया गया है, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मतलब हमारी रिपोर्ट में अगर ऐसी कोई चीज कही गई है, दैट डजंट मीन्स कि नियर फ्यूचर में हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि आने वाले कंडीशंस में स्ट्रेस हो सकती है। ये सिर्फ एक स्ट्रेस टेस्ट है जिसको हमने किया था ताकि हमें पता चले कि बैंकों की कंडीशन कैसी है, उसके बारे में जानकारी यहां पर दे रहे थे। ठीक है, उसके अलावा यहां पर इन्होंने एक और चीज खास बताई है, इन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनकी हालत भी हमारे यहां बहुत अच्छी है, वो बहुत हेल्दी कंडीशन में है और उनके पास जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जो उनके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 26.6% है और आपका जो जीएनपीए रेशियो है वो 4.0% है। सी, जो आपका नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनसे अलग आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस काम कर रही होती हैं, तो एनबीएफसीज में अगर 4.0 भी है तो वो हेल्दी ही माना जाएगा। ठीक है, वो खराब नहीं माना जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट हमारा 3.3% है और हमारा देखेंगे यहां पर तो जीएनपीए 4.0%। तो ये चीजें हमें यहां पर समझने की जरूरत है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आने वाले समय में हमारी इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगी, तो ये एक अच्छी खबर है हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो ये कुछ बेसिक हाइलाइट्स थे जो हमें इस रिपोर्ट के जानने थे। देखिए, इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती है इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें और है जो अभी हम इसी क्लास में आगे डिस्कस कर रहे होंगे, उसको आप पढ़ लोगे तो आपका काम इतना हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा और हम आगे बढ़ते हैं। राइट, अगर यहां तक किसी को कोई इशू है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको देखूंगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हम देखते हैं हमारा, तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इस पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में 3 रिपोर्ट्स होने वाली हैं। कौन कौन सी? तो मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क होने वाली है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की साउंडनेस और रेजिलियंस कैसा है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात कर ही रहे होंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन से रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स में, इनके बारे में भी जानकारी दी गई है यहां पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आरबीआई की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर को रेजिलिएंट बनाया जा सके, उसको उसकी साउंडनेस को इंप्रूव किया जा सके, उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। ये सारी चीजों को यहां पर फोकस किया गया है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, वो डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क। जो भी मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि क्या क्या डिटेल दी गई है। उससे पहले एक बार ग्लोबल इकोनॉमी का हम आउटलुक देख लेते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे यहां पर रिप्रेजेंटेशंस किए गए हैं। लगातार यहां पर बताया गया कि जो ग्रोथ है वो सस्टेन्ड रहेगी। साथ ही साथ यहां पर अगर हम ग्रोथ फोरकास्ट को देखें तो आईएमएफ ने इस साल भी प्रेजेंट किया है कि हमारे यहां पर जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 3.2% रहेगी, जो आपके पिछले साल की तरह थी। ठीक है, 2024 में भी और 2025 में भी अभी के लिए जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो आपका 3.2% है। ठीक है, ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। ठीक, उसके अलावा अगर हम यहां पर एडवांस इकोनॉमीज की बात करें तो एडवांस इकोनॉमीज आपकी 1.8% के एवरेज से बढ़ रही होंगी और आपकी जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वो आपकी 4.2% की रेट से बढ़ रही होंगी। यानी ये भी एक सस्टेन्ड रेट इन्होंने मेंटेन कर रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी रिपोर्ट है आईएमएफ के लिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू आईएमएफ सस्टेन ग्रोथ रेट है आपकी 3.2%, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, लास्ट ईयर भी 3.2% था, इस साल भी आपका 3.2% है ग्लोबल ग्रोथ रेट। ठीक, लेकिन हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक में यहां पर सिनेरियो चेंज हो जाता है। वर्ल्ड बैंक ने इस बार फोरकास्ट किया है 2.6% ग्रोथ रेट रहेगी 2024 में और 2025 में इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 2.7 ग्रोथ रेट हो सकती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होने का कारण यह है कि जो मेजरमेंट मेथड्स हैं वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों के डिफरेंट हैं। सो यहां पर वी कैन से कि यहां पर आपकी जो ग्रोथ रेट है वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज
कि यहां पर जो ग्रोथ रेट है वो लगातार सस्टेन्ड है, जैसे हम पहले ग्रो कर रहे थे वैसे ही अभी भी ग्रो करेंगे, यानी कि लास्ट ईयर की जो ग्रोथ रेट है वही इस साल को हम कैरी ऑन करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, हमने उम्मीद की थी कि वी विल ग्रो एट अ फास्टर पेस, बट स्टिल वी आर सस्टेन्ड, दिस इज गुड थिंग कि एटलीस्ट हम सस्टेन कर पा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है अभी के समय में। ठीक है, लगातार ग्लोबल इकोनॉमी में अलग अलग तरीके की क्राइसिस आ रही हैं, स्टिल वी आर डूइंग गुड, तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी अभी हायर रेट्स पे ही है। दैट मींस कि जो आपके प्रोजेक्टेड टारगेट्स हैं, टारगेट से सब लगभग सभी इकोनॉमीज में अपर लेवल पे ही है, सभी लेवल पे हम देख पाएंगे कि आपको जो है हायर इन्फ्लेशन रेट ही मिलने वाला है, तो इसको भी लगातार डिक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, बट अभी भी अ लॉट हैव टू बी डन। ठीक है, कुछ इकोनॉमीज ऐसी भी हैं जहां पर आपके जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है उससे कई गुना नीचे है। दैट मींस फॉर एग्जांपल चाइना का इन्फ्लेशन रेट आपका जो प्रोजेक्टेड स्कोर रेट है उनका रहता है आई थिंक 4% के अराउंड, उससे कई गुना नीचे, आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग कुछ है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस कि कुछ इकोनॉमीज में आपका इन्फ्लेशन रेट जो है प्रोजेक्टेड रेट से ऊपर चल रहा है, और एक दो इकोनॉमीज चाइना जैसी इकोनॉमीज में क्या है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट से, प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से कई गुना नीचे चल रहा है। तो ये चीज भी आपको यहां पर नोट करके रखनी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क के बारे में। तो ग्लोबल मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, तो यहां पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया एलिवेटेड पब्लिक डेब्ट हमारे यहां पर एक फाइनेंशियल रिस्क है। उसके अलावा जो एसेट वैल्यूएशन हो रहा है वो लगातार उसको स्ट्रेच किया जा रहा है। ठीक है, हायर स्केल्स पर इस समय आपके जो भी स्टॉक्स है वो ट्रेड कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी बहुत मिनिमल हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट हायर रेट्स पे है, तो ये सारी चीजें यहां पर हमको बताई गई। कमर्शियल रियल एस्टेट जो है हमारा, जो कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर है वो आपका 12 पॉइंट से डिक्रीज किया है। दैट मींस यहां पर आपको थोड़ा सा कह सकते हैं रिसेशन देखने को मिला है, कि यहां पर आपका डिक्रीमेंट देखने को मिला है। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है अगर कमजोर पड़ रहा है तो दिस इज अ साइन ऑफ कंसर्न। ठीक है, ये एक कंसर्न का साइन हो सकता है, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके पीछे के प्रॉब्लम्स के रीजन भी बताए गए हैं, उनके बारे में भी हम लेटर ऑन डिस्कस कर रहे होंगे। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिस्क, ऑब्वियस सी बात है कि अगर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेंशंस रहेंगी और जो ट्रेड है वो स्मूथ नहीं होगा, जो ट्रेड आपका हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उसमें आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से जो एक स्टेबिलिटी है मैक्रो फाइनेंशियल, वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा एज यूजुअल साइबर रिस्क तो आपका होना ही होना है। साइबर रिस्क के जो खतरे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो रिस्क है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जो साइबर अटैक्स हैं उनका नंबर भी इंक्रीज हुआ है, और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे इसका नंबर इंक्रीज हुआ है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसपे लगातार काम किया जा रहा है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के थ्रू, बट स्टिल वी आर फार अवे फ्रॉम द रिजल्ट्स। ठीक है, तो रिजल्ट से हम अभी बहुत दूर है, तो ये टेंशन वाली बात है, तो हम लगातार इस पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एलिवेटेड पब्लिक डेब्ट्स के बारे में। तो जो पब्लिक डेब्ट्स हैं हमारे वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। जो ग्लोबल डेब्ट है हमारा वो टोटल जीडीपी का 239.9% के आसपास है, 239.9% के आसपास है ग्लोबल जीडीपी का। और प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ पब्लिक डेब्ट ही अपने हायर स्केल्स पे नहीं है, पब्लिक डेब्ट के अलावा जो हमारे यहाँ प्राइवेट डेब्ट है, जो प्राइवेट डेब्ट है वो भी आपका हायर स्केल्स पे है, हायर रेट्स पे है। अराउंड 157 ट्रिलियन डॉलर का आपका प्राइवेट डेब्ट भी है। तो जो आपके लगातार ये डेब्ट इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर ग्रॉस डेब्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करेंगे तो आपके जो एडवांस इकोनॉमीज हैं, लाइक एग्जांपल यूएसए, ठीक है, जो आपके एडवांस इकोनॉमीज हैं वो ऑलरेडी अबव 100 चल रही। देखिए यहां पर आफ्टर कोविड सब लगभग अबव 100 ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल एडवांस का जो आपका ग्रॉस डेब्ट है परसेंटेज ऑफ जीडीपी का, सब अबव 100 चल रहे हैं। ऑल्दो यहां पर जो आपके इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो ठीक है, वो कंट्रोल्ड वे में काम कर रही हैं, बट स्टिल जैसे इंडिया के केस में भी अब लगातार ग्लोबल डेब्ट बढ़ रहा है ना। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल डेब्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, करंट में 239.9% के आसपास है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट की, तो प्राइमरी डेफिसिट भी हमारा लगातार बढ़ रहा है। इमर्जिंग इकोनॉमीज का सबसे ज्यादा है, हायर स्केल्स पे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका प्राइमरी डेफिसिट सबसे ज्यादा और हायर स्केल्स पे है। अब आप लोगों का काम यह है, आपको बताना है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, यू ऑल शुड हैव टू राइट दिस थिंग इन कमेंट बॉक्स की प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे यहां पर कंडीशंस है कि प्राइमरी डेफिसिट लगातार इमर्जिंग इकोनॉमीज में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अगर डेफिसिट बढ़ रहा है दैट मींस द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग, और जब गवर्नमेंट पर हमारा बर्डन इंक्रीज होगा
ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट पे बर्डन इंक्रीज होने की कंडीशन में गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, गवर्नमेंट और डेप्ट ले रही होगी, और डेप्ट लेने के साथ साथ वो पब्लिक वेलफेयर के काम भी कर रही होगी। तो ये सारी कंडीशंस वहां पर होती हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर अगर आगे बढ़ते हैं तो एक चीज यहां पर हमको और नोटिस करनी है कि जो आपका एक ग्लोबल डेप्ट है, ठीक है, अगर ये ग्लोबल डेप्ट लगातार बढ़ेगा तो इससे हो क्या रहा है, और ये प्राइमरी डेफिसिट जो बढ़ रहा है इससे हो क्या रहा है, तो बेसिकली वी विल बी ट्रैप्ड इनटू द विशियस साइकिल ऑफ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। क्यों? क्योंकि अगर हमारा लगातार डेट बढ़ेगा, ठीक है, डेट बढ़ेगा तो हमारे यहां और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ देखिए अब डेट बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, है ना। देखिए होगा क्या कि जब डेट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट पर बर्डन बढ़ेगा, गवर्नमेंट पर बर्डन बढ़ेगा तो यहां पर मार्केट में क्या होगा, न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो नहीं रहा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यहां पर आ सकती हैं। इसकी वजह से होगा क्या कि यहां पर गवर्नमेंट को और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा पब्लिक वेलफेयर के लिए। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मनी चाहिए होगा और वंस अगेन आपके गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा डेट लेना पड़ेगा। दैट मींस एक ये विशियस साइकिल बन जाएगा और आपको ये ट्रैप कर देगा फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी में और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल क्राइसिस में आपको यहां पर ट्रैप कर सकता है। तो बेसिकली जो आपका एलिवेटेड पब्लिक डेप्ट है ये एक बहुत बड़ा माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क है, माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। आगे बढ़े अगर हम तो यहां पर हमारा दूसरा है कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर। कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में हमने देखा कि यहां पर डिक्लाइन हुई है, डिक्लाइन आपका 12% के अराउंड का डिक्लाइन देखने को मिला है। यहां पर कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो क्यों प्रॉब्लमेटिक है, यहां पर ये एज अ रिस्क क्यों काम करेगा, तो इसके पीछे के रीजंस क्या है। देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि जो आपका कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर होता है, कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो आपका नॉन बैंक्स का होता है, नॉन बैंक्स का होता है या फिर स्मॉल बैंक्स का होता है। जो आपके ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, जीएसआईबीज हैं, डीएसआईबीज हैं, इन बैंक्स पर बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर का है, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये नॉन बैंक्स है, स्मॉल बैंक्स है, इन पर क्या होता है, कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर का ज्यादा एक्सपोजर होता है। सेकेंडली यहां पर क्या होता है कि जो आपका सीआरई है यहां पर जो रिस्क होता है वो हायर स्केल पे होता है। दैट मींस कि यहां पर लोन डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इनका बैलेंस शीट है वहां पर नेगेटिव लोन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाते हैं। किसमें? जो आपकी नॉन बैंक्स होती हैं, जो आपकी शॉर्ट बैंक्स होती हैं, ठीक है। अच्छा हम कैसे डिसाइड करते हैं जनरली शॉर्ट बैंक्स और लॉन्ग बैंक्स को, तो ये आपका यहां पर एक स्केल दी गई है, इसको आप देख सकते हैं कि ऐसी बैंक्स जिनका जो आपके टोटल असेट्स हैं वो 1 बिलियन से 10 बिलियन डॉलर के बीच में होते हैं तो वो आपकी स्मॉल बैंक्स होती हैं, स्मॉल बैंक्स होती हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 10 बिलियन से 250 बिलियन तक है तो आपकी मीडियम बैंक्स हो सकती हैं आपकी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे ग्रेटर देन 250 है तो वो आपकी कौन सी हो जाती है, फिर डीएसआईबी और जीएसआईबी लेवल में आ जाती हैं, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, उस तरह की बैंक्स यहां पर आ जाती है। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर यह कहा है कि जो आपकी शॉर्ट बैंक्स हैं, नॉन बैंक्स हैं और स्मॉल बैंक्स हैं, इनका एक्सपोजर ज्यादा है और एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से ये हायर रिस्क पे है। अब हायर रिस्क पे होने की वजह से क्या होता है, यहां पर लोन डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और जब इनको नया मनी नहीं मिल पाता है तो ऑब्वियस सी बात है इनका बिजनेस प्रॉब्लम करेगा और जिसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है और अल्टीमेटली इनके फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इस तरह के केसेस में अगर फेलियर होता है और ये बैंक्स अगर आपकी फेल होती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो इट कैन बी अ मेजर सेटबैक फॉर द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में ये मेजर सेटबैक क्रिएट करेंगे क्योंकि शॉर्ट बैंक्स बेसिकली लोकल लेवल पे काम कर रही होती हैं और लोकल लेवल पे इनका एक मेजर पोर्शन होता है क्रेडिट के फॉर्म में। तो इसीलिए जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, अब यहां पर मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊं तो जून 23 से मई 24 के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो सभी बैंक्स अगर हम देखें तो सभी बैंक्स की जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 4% तक आके रुक गई है। बट जो आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो सीआरई लोन्स हैं, इसका जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 17 to 18% है। 17 to 18% इनका ग्रोथ रेट है, किसका? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का।
ठीक है, अभी इंडिया के केस में हम बात करेंगे भी, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में अचानक से पर्सनल लोन के आपके जो केसेस हैं वो बढ़ गए। ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके की आपकी नई नई फाइनेंशियल एप्स आ गए, क्रेडिट भी, आपका फोन पे, अलग टाटा नियो, इस तरह के अलग अलग तरीके की चीजें आ गई जहां पर आप डायरेक्ट लोन एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब इस तरह के जो पेपरलेस लोन है इसमें डिफॉल्ट होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ये भी आपका एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। उसके बारे में डोमेस्टिक इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साउंडनेस के बारे में बात करेंगे, तब वहां इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखने वाली बात है कि अगर सभी बैंक्स की ग्रोथ रेट की बात करें तो नॉट मोर देन 4% ग्रोथ रेट है। यहां पर ग्रोथ रेट बहुत लिमिटेड है, बहुत स्टेबल तरीके से, बहुत ही वेल फर्निश्ड तरीके से काम कर रही है। बट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रेवड़ियों की तरह या फ्री में कह सकते हैं तरह से लोन बांट रहे हैं, और यहां पर अराउंड 18% की ग्रोथ रेट यहां पर देखने को मिल रही है आपके जो बैंक लोन्स हैं उसमें। तो 18% की ग्रोथ रेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है कि अगर ये फेल होते हैं तो ये पैसा जो है कहां से एडजस्ट होगा, क्योंकि इट इज अ रिस्क ना। ठीक है, तो ये आपका यहां पर देखने वाली बात है। अदर देन दिस, अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, हमारी इंडियन इकोनॉमी में हम जो सबसे बड़ा मेजर हर्डल फेस कर रहे हैं वो है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में भी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए वो कौन सा है, वो है हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हमारे लिए जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसको कह सकते हैं कि उसको मैनेज करना, उसको संभालना हमारे लिए सबसे बड़ा मेजर सेटबैक हो सकता है, मेजर हर्डल आ रहा है। हालांकि इस बार इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये फोरकास्ट किया था कि नॉर्मल मानसून जो पिछले साल के कुछ एवरेज का देखे तो नॉर्मल मानसून रहने वाला है और अराउंड 106% की बारिश होने वाली है, जो कि ये बताता है कि जो खारिफ क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे होगा। अब खारिफ क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे होगा तो मे भी जो फूड के प्राइसेस है वो कूल डाउन हो और इस इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाए। ऑल्दो अगर हम यहां पर देखें तो हमारा जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी हायर स्केल पर है, बट उसको मैनेज करना थोड़ा आसान होता है। जो आपका फूड एंड फ्यूल है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है और डिमांड और सप्लाई पे बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट आता है। ठीक, तो इस वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। कोर इन्फ्लेशन इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता क्योंकि यहां पर आप जो है चीजों को मैनेज कर सकते हो, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो आपका कौन सा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी आपका 8% के अराउंड 8 to 6% के बीच में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है। आपका जो अगर हम देखें कोर इन्फ्लेशन, तो कोर इन्फ्लेशन अराउंड 4% के नीचे भी आ चुका है कई केसेस में, तो इस चीजें हम यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम यहां पर बात करें सीपीआई की, तो सीपीआई अराउंड जो है 5.5%, 5.6%, 5.2% इसके अराउंड यहां पर फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये आपको यहां पर समझने की जरूरत है डोमेस्टिक इकोनॉमी में। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें यहां पर एक्सटर्नल सेक्टर की, तो एक्सटर्नल सेक्टर में भी हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स ऑल्दो हमारे यहाँ ज्यादा होते हैं, हमारे यहाँ जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रहता है, बट स्टिल हम एक्सपोर्ट्स को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोट करने के साथ साथ हमारे पास जो टोटल प्राइवेट ट्रांसफर्स हैं उनके भी नंबर में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, उसको भी इंक्रीज होते हुए हम देख पा रहे हैं। ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4 में कंटिन्यूअस इंक्रीज हमको देखने को यहां पर मिल रहा है, प्राइवेट रेमिटेंसेज में, प्राइवेट ट्रांसफर्स में भी। ठीक है, और तो अगर हम यहां पर ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट हमारा यहां पर अराउंड 225 यूएस बिलियन डॉलर के अराउंड रहा है, जो कि आपका 0.7% है, जो अभी तक का लोवेस्ट है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, अगर हम 2012-13 में देखेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 4.8% का था, फिर हमने 2022-23 में उसको 2% तक लाया, और करंट में हमारा जो सीएडी है वो एट द लोवेस्ट है 0.7%। हम कोशिश कर रहे हैं उसको और ज्यादा मिनिमाइज करने की। दैट मींस आवर एक्सपोर्ट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अगर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव अ रिड्यूस्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली यहां पर ये चीजें समझने वाली हैं और आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप अपना आंसर लिख रहे होगे रिपोर्ट्स में, आप ये ट्रेंड्स को डाल सकते हो। ये छोटी छोटी जो डाटा है इनको अगर आप डालोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है, अच्छा वेटेज उसको मिल जाता है। ओके, फर्दर अगर हम आगे बात करें गवर्नमेंट फाइनेंसेस की, तो गवर्नमेंट फाइनेंसेस में भी अगर हम देखेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसको हम अच्छे स्केल पर लेके चले आए, उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट जो फोकस कर रही थी कि हम डेफिसिट को रिड्यूस कर पाए अपने, उसको बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने मैनेज भी किया है। जहां 2021 में 7.3% का आपका रेवेन्यू डेफिसिट था, 2024 में जो बजट एस्टिमेट है वो आपका 2.0 के अराउंड है। दैट मींस 5% का रिडक्शन हमने यहां पर जीडीपी के कंपैरिजन में किया हुआ है आपका रेवेन्यू डेफिसिट का।
प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो आपका 2021 में 5.7 था, करंट में वो आपका 1.5% के आसपास रिड्यूस होकर आ गया है। तो हम एक चीज यहां पर कह सकते हैं, अगर हम इस चीज को कंक्लूड करना चाहें, इस माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क वाले टॉपिक को कंक्लूड करना चाहें, तो ये चीज हम कह सकते हैं कि वी हैव इंक्रीज्ड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एलिवेटेड पब्लिक डेब्ट्स, global macro financial risks are increasing, but still due to the good strength of banking system in India, जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लगातार इंप्रूव हो रही है, गुड बैलेंस शीट्स ऑफ दीज बैंकिंग सिस्टम्स, और क्योंकि इंडिया की जो आपकी इकोनॉमी है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंडेंट है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वी हैव अ फाइनेंशियली स्टेबल इकोनॉमी इन कंपैरिजन टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी। तो बेसिकली ये रिपोर्ट आपको यही चीजों के बारे में बता रही है। कल जब हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपसे बात कर रहे होंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साउंडनेस के बारे में, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनका करंट में सिनेरियो है, किस बेसिस पर हम उनको कह सकते हैं कि कंपेयर कर रहे हैं, और कैसे हम कह पा रहे हैं कि दे आर एट दी गुड कंडीशन, दे आर इन दी हेल्दी कंडीशन। ओके, और लास्ट में जो हमारा तीसरी क्लास रहेगी, छोटी सी क्लास रहेगी, जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।